हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति यूट्यूब चैनल। आज हम बीएससी फाइनल ईयर क्वांटम फिजिक्स को पढ़ेंगे। कल हमने क्या किया था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत और उसका जस्टिफिकेशन किया था, जो दो तरीके से था। एक तो माइक्रोस्कोप विद गामा फोटोन और दूसरा था सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन पैटर्न देख के। तो आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो पहला एप्लीकेशन है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियर, मतलब नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन की होने की जो मतलब नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन का ना पाया जाना ही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की एक जस्टिफिकेशन है। मतलब जस्टिफिकेशन में हम एप्लीकेशन में हम दो चीजें करेंगे। एक तो नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति और दूसरा करेंगे SHO की एनर्जी। तो ये डायरेक्ट आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि सिद्ध करो कि नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होता है, या प्रूव द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई। इसको प्रूफ करने के लिए हमें हाइजेनबर्ग ने जो प्रिंसिपल दिए थे उसकी हेल्प से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग को समझाइए। तो आपको ये दो करने होंगे, ठीक है। तो अभी हम करेंगे नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूक्लियर। तो इसको करने के लिए अपने मान लेते हैं, हमें क्या हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कितना पता है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एच कट अपॉन 2। कल हम जो 2 एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें हमने ये चीज प्रूफ की थी, LHS लेके RHS प्रूफ किया था, मतलब जस्टिफिकेशन ऑफ हाइजेनबर्ग किया था। आज हम इस चीज को यूज करके क्या बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के अंदर अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। मान लेते हैं कि अपने पास कोई नाभिक है, रफली एक नाभिक की रेडियस अपने मान लेते हैं। अपने को पता है नाभिक की त्रिज्या जो होती है वो फर्मी में होती है ना, 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में, है ना। तो फिर अब तो अपने मानते हैं कि कोई नाभिक है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 5 फर्मी है, ठीक है, फर्मी मीटर। यानी कि त्रिज्या कितनी है, 5 × 10⁻15 मीटर। फर्मी का वैल्यू क्या होता है, फर्मी क्या होती है, 10⁻⁻15 मीटर, है ना। रफली मान लेते हैं कि अपने नाभिक होता कैसा है, बड़े सारे रूम के अंदर एक छोटी सी पेन की निब जो होगी वो नाभिक का काम करेगी। मतलब एक पेन की निब जितना साइज इतना छोटा होता है एक नाभिक। तो अपने मान लेते हैं कि नाभिक की त्रिज्या कितनी है, 5 × 10⁻5, ठीक है, 10⁻15। ये अगर नाभिक है, ठीक है, इस नाभिक के अंदर मैंने बताना है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 5 × 10⁻15 मीटर। इसके अंदर हमें बताना है इतने रेंज के अंदर कि इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं होगा। तो देखो स्थिति में अनिश्चितता कितनी होगी, जितनी इस रेडियस के गोले का क्षेत्रफल होगा। तो मतलब स्थिति में अनिश्चितता में कितनी मान सकती हूँ, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 5 × 10⁻15 मीटर मान लूं। जितनी उसकी रेडियस है उतनी स्थिति में परिवर्तन हो सकता है मैक्सिमम। अगर रेडियस और बड़ी होती तो स्थिति में परिवर्तन और बड़ा हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन होता तो वो हो सकता है यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो सकता है। तो मतलब जितनी उसकी रेडियस उतनी उसकी स्थिति में अनिश्चितता। अब वी नो दैट फ्रॉम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग हमें क्या पता है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट बाई 2 होता है। अगर मैं इसको सिर्फ इक्वल ले लूं, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एच कट बाई 2, तो मुझे यहाँ से संवेग का मतलब पता चल जाएगा। संवेग कितना होता है, किया क्या, कुछ नहीं किया, त्रिज्या मान लिया रफली एक कोई भी न्यूक्लियाई है जिसकी रेडियस हमने ऐसे मानी है कि वो 5 फर्मी है। एग्जैक्ट इतनी हो ये जरूरी नहीं है, किसी की कम भी होती है, जितना मतलब उसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हो गए उस बेस पे हर एक एटम की रेडियस चेंज हो सकती है। तो हमने माना कि फर्मी की रेंज में थे तो 5 फर्मी मीटर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्थिति में अनिश्चितता हम निकाल चुके। अब संवेग में अनिश्चितता चाहिए, वो कितनी हो जाएगी, एच कट अपॉन 2 × डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स इधर आ गया, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए देखो क्या करते हैं, मैंने क्या लिया था, डेल्टा पी चाहिए, एच कट की वैल्यू मैं आपको 2-3 दिनों से लगातार बताती जा रही हूँ। एच इज प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻³ जूल / सेकेंड। और एच कट क्या होता है,
h/2 जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.054 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, तो मेरे पास h कट की वैल्यू है 1.054 इंटू 10⁻34 अपॉन में 2 एज इट इज जो था हमारे पास है, और डेल्टा x की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻15 है ना। तो इसको सोल्व करने से कितना आ जाएगा, ये वो 10, 5 गुना 2 10, यानी 10 की पावर यहाँ पे कितना रह जाएगा -14। तो डेल्टा पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.54 इंटू 10 की पावर -14, ऊपर जाएगा वो प्लस का हो जाएगा तो माइनस का 20। और अपने को पता है मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, P इज इक्वल्स टू m इंटू वी। m जो होता है मास होता है जो केजी में होगा, v वेलोसिटी यानी मीटर पर सेकेंड। तो मतलब डेल्टा पी की यूनिट कितनी हो जाएगी 1.054 इंटू 10 की पावर -20 केजी मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आया हमारे पास डेल्टा पी। अब देखो आगे हमें क्या चीज सॉल्व करनी है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर है या नहीं है। तो देखो बीटा एक्सपेरिमेंट जो बीटा डिके पढ़ते थे हमने, आज तक पढ़ा है बीटा डिके, या काफी सारे डिके पढ़े हैं जिसके अंदर हमें पता है डिके होता है शेयर। ठीक है, बीटा डिके के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रॉन का अगर किसी जगह से एमिशन होगा तो उसकी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। ये होता है बीटा डिके। डिके में पता चला था, यानी कि बीटा शेयर। डिके पता है क्या होता है, जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है कोई, ठीक है, रेडियो एक्टिव तत्व। और रेडियो एक्टिव तत्व में हमें पता है कि वो लगातार रेडिएशंस का एमिशन शो करता रहता है, तो मतलब वो एक तरीके से डिके होता है जो उसके अंदर कमी आती जा रही है। तो बीटा डिके में हमें इतना पता चला था कि अगर किसी से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। मतलब एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमें पता थी। अब अगर हम इसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये निकाल लें तो हमें एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर एनर्जी 2 से 3 मेगा वोल्ट के इक्वल आती है, इसका मतलब तो ये कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर होगा, और अगर इससे कम या ज्यादा आएगी तो मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर अनुपस्थित। और ये हमें अच्छे से पता है कि नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का आता है नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, है ना, ऑर्बिट्स के अंदर वो लगातार मोशन करते रहते हैं। अब मैं एनर्जी निकालनी है अपने को, है ना, हमें एनर्जी पता है कितनी होती है, एनर्जी आइंस्टीन मास रिलेशन क्या होता है, E इज इक्वल टू mc² होता है। अगर मैं इसका m से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, एनर्जी E इज इक्वल टू mc इंटू सी, यानी कि E कितना आ जाएगा, हमें पता है P क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से इक्वल हो तो m इंटू सी क्या हो जाएगा, P इंटू सी। अब मैंने देखो P यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि हमें संवेग पता है, और संवेग और ऊर्जा का एक रिलेशन होता है जो हमने निकाल लिया, P इंटू सी होता है। अगर संवेग और ऊर्जा का रिलेशन P इंटू सी होता है तो अगर मैं इस वैल्यू को पुट करूँ तो देखते हैं इसका रिजल्ट कितना आता है। अपने पास P कितना आया, डेल्टा P 1.054 इंटू 10 की पावर -34 kg, सॉरी -20 हो गया था ना, 20 kg मीटर पर सेकेंड। तो अपने को एनर्जी पता है P इंटू सी, P की वैल्यू मैं ये लिख दूं 0.54 इंटू 10 की पावर -20 इंटू सी की वैल्यू कितनी होती है, सी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो हमें पता होती है 3 इंटू 10 की पावर 8। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसकी एनर्जी कितनी आएगी 3 पॉइंट समथिंग आएगी, जितनी भी 10 की पावर -14 आएगी, है ना। और अगर मैंने इसी को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो 3 पॉइंट समथिंग जितनी भी वैल्यू थी इंटू 10 की पावर, यहाँ पे 14 नहीं 12 आएगा, 10 की पावर प्लस का 8 और माइनस का 20 तो माइनस का 12 अपॉन में। अगर मेरे को इसको इलेक्ट्रॉन, ये तो सीधा जूल में आ गई एनर्जी, है ना, मुझे क्या करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें पता था बीटा डिके से कितनी एनर्जी आएगी 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ इतनी आ जाए तो उसका मतलब तो ये है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के अंदर उपस्थित होना चाहिए, लेकिन एनर्जी इतनी आती है नहीं आती, वो आगे देखते हैं। ठीक है, ये तो सीधा जूल में थी, 3 पॉइंट समथिंग, कुछ नहीं किया हुआ, 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा इंटू 10 की पावर -12। और इसको मेरे को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब से इसका डिवाइड लगा देते। तो एनर्जी की वैल्यू यहाँ से आप सोल्व करोगे तो इतनी आएगी 20 इंटू 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
एनर्जी की वैल्यू आएगी 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मतलब ये इसको सॉल्व करोगे ना, ये 3 पॉइंट समथिंग जो भी इससे मल्टीप्लाई करके आएगा उसको 1.6 से डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू 20 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁶ मेगा से चेंज हो जाता है तो 10⁶ को क्या लिखूंगी 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी आ कितनी रही है नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ होता तो एनर्जी कितनी आती, कह रहे हैं कि एनर्जी आएगी 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमें पता है बीटा डिके से एनर्जी कितनी आती है 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन की इतनी एनर्जी है तो ये तो एनर्जी दोनों एक दूसरे से इक्वल ही नहीं है, मतलब एनर्जी ज्यादा आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते, अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर होते तो उनकी ऊर्जा इतनी आनी चाहिए थी इस रिलेशन से, इस सारे को सोल्व करके 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में, लेकिन नहीं आ रही। मतलब ये चीज प्रूफ करती है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के अंदर अनुपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो ये तो था पहला एप्लीकेशन। सिंपल हमने क्या किया, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करने के लिए रेडियस लिया। रेडियस से अपने को पता है जितनी रेडियस उतनी स्थिति में अनिश्चित, स्थिति में अनिश्चित से हमें क्या निकाल सकते हैं हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल से संवेग। संवेग निकाले तो अपने को संवेग और ऊर्जा के अंदर रिलेशन पता है, उस रिलेशन के अंदर वैल्यू पुट की जिसकी वैल्यू 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है, लेकिन आने की कितनी चाहिए थी 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो नहीं आ पाई। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर उपस्थित है। आपको ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है या हो सकता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पूरा एक्सप्लेन करने में आ जाए तो आपको उसका जस्टिफिकेशन हाइजेनबर्ग की थ्योरी और एप्लीकेशन करने पड़ेंगे। वैसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सिद्ध करो नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित हो, तो आप ऐसे ये सिद्ध कर सकते हो। अगला करते हैं सरल आवर्ती दोलित्र की ऊर्जा, एनर्जी, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ सिंपल, ये क्या चीज है, एप्लीकेशन है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सरल आवर्ती दोलित्र की माध्य ऊर्जा, अगर हमें उसकी ऊर्जा निकालनी है, अपने को पता है ऑसिलेटर क्या होते हैं। जैसे कि ये कोई पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से मैं किसी पेंडुलम को लटका दूं तो पेंडुलम को जैसे हम खींच के छोड़ेंगे वो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये लगातार बैक एंड फोर्थ मूव करता रहता है, अपनी एक माध्य स्थिति के इर्द गिर्द दोलन गति करता है। इसी को बोलते हैं दोलन गति। सरल आवर्ती दोलित्र गति कैसे होगी, एसएचओ कैसे निकालेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर हमें पता है वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, और उनकी पहली कक्षा जो होती है ना ये वाली, जहाँ पे n = 1 होता है, जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 1 भी हो सकता है, इस कक्षा के अंदर जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो वो सरल आवर्ती दोलित्र की तरह चक्कर लगाते हैं। तो अपने को क्या निकालनी है, यही सरल आवर्ती दोलित्र की ऊर्जा निकालनी है। एनर्जी जो होती है वो टोटल एनर्जी कितनी होती है, 12 mv² प्लस 12 kx² होती है। यहाँ पे mv² क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, और kx² क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। जो आपने स्प्रिंग के केस में भी किया होता है, जहाँ पे k क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, k की वैल्यू क्या होती है m ω0²। ω0 क्या होती है यहाँ पे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब कि ऐसी, मतलब एक इसको आप प्राकृतिक आवृत्ति भी बोल सकते हो कि आप मिनिमम इस फ्रीक्वेंसी से तो इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करेगा ही करेगा। इसीलिए यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज किया क्योंकि हम ऑसिलेशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होती है पोटेंशियल एनर्जी और ये होती है काइनेटिक एनर्जी। तो अब देखो अपने को पता है, मैं इसको अगर इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना चाहूँ तो देखो एनर्जी ई कितनी आ रही है, 12 mv² × m/m कर दूं प्लस k की वैल्यू रख दूं m। ω0 यहाँ पे क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और m क्या है, मास है, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट जितना हो रहा है। ठीक है, कुछ नहीं किया हुआ, स्प्रिंग कांस्टेंट से आपको वैल्यू पता है, k = m ω0² जो हम 12th क्लास में करते आ रहे हैं। और ये टॉपिक एक ऐसा है जो हम बीएससी सेकंड ईयर में भी इनके कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, फर्स्ट ईयर में भी करते हैं। तो ये आपको इतनी, मेरे हिसाब से आपको ये पता है। तो एनर्जी ई की वैल्यू कितनी आएगी, m² हो जाएगा, इस m का इस m से मल्टीप्लाई कर into v², एंड वी नो दैट p = mv वेयर p इज द मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, p² / 2m प्लस 12 m ω0² x²। इसको दे लो इक्वेशन नंबर 1। हमें कितनी निकालनी है, टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो एनर्जी का हमने k वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि ये ऑसिलेशंस की बात करते हैं, जहाँ पे ω0 क्या होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होती है, m मास होती है। ठीक है,
तो ये इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लो। और अपने को पता है, वी नो दैट एनर्जी कितनी होती है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू होती है। अगर मैं इसको 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, ओमेगा की टर्म्स में लाने के लिए ऐसा कर रही हूँ, एनर्जी E इज इक्वल्स टू, या एक मिनट रुको, आप इसको मत करो, देखो अपने को ना यहाँ से क्या करना है, हमें कितनी एनर्जी निकालनी है, मिनिमम एनर्जी निकालनी है। और अपने को पता है, हम 12th क्लास की मैथ्स में करते थे, जब अपने मिनिमम या मैक्सिमम एनर्जी निकालते थे तो उस टाइम अपने क्या करते थे, DE बाय टी, जो भी वेरिएबल क्वांटिटी हो उसका क्या करते थे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू करते थे। हम क्या करते थे, हमें मैक्सिमम और मिनिमम कोई चीज निकालनी होती है तो हम DE बाय dx करते हैं। अब देखो हमारे पास क्या, ये हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत का एप्लीकेशन है, तो उस एप्लीकेशन को करने के लिए उसी सिद्धांत का यूज भी तो करेंगे। तो उसका हम यूज कैसे करेंगे, देखो अपने को पता है कि डेल्टा x डॉट डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h कट। अब h कट बाय 2 है, अगर मैं इस ग्रेटर देन इक्वल्स को सिर्फ इक्वल का साइन ले लूं तो फिर क्या आएगा यहाँ से, डेल्टा x हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत का ही एप्लीकेशन, इसीलिए उसी को यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। तो डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा x डॉट डेल्टा p इज इक्वल्स टू h कट बाय 2। यहाँ पे देखो हम सिर्फ p और x यूज कर रहे हैं, तो मैं एक बार अनिश्चितता इन संवेग और स्थिति में अनिश्चितता को मैं सीधा x ले लेती हूँ। अपने मान लेते हैं संवेग में अनिश्चितता, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे p और x लिखे, आप यहाँ पे डेल्टा p और डेल्टा x लोगे तो आपको ये चेंज करने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल्स टू p। सिमिलरली स्थिति में अनिश्चितता मैंने कितनी ली है, मानना है कि वो कितनी है, x है। तो मैं अनिश्चितता के सिद्धांत में अगर इन वैल्यूज को पुट करूं, x डॉट p इज इक्वल्स टू h कट बाय 2, तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h कट अपॉन 2x। ये इक्वेशन नंबर ले लो 3। अपनों ने क्या किया, पिछला जो टॉपिक भी किया ना उसके अंदर भी हम स्थिति में निकाली थी और संवेग की वैल्यू हमने हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत से निकाली थी। सेम यहाँ पे कर रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट है दोनों के। एनर्जी, टोटल एनर्जी हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है, तो वो वैल्यूज को ही रखे और यहाँ से डेल्टा एस टू डेल्टा पी वाला हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का जो रिलेशन है उसको यूज करके मैंने डेल्टा पी की वैल्यू निकाल दी। तो फ्रॉम इक्वेशन इसको 2 दिया है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P की वैल्यू पुट करूं तो h कट स्क्वायर अपॉन 2x का स्क्वायर करूं 4x स्क्वायर इंटू 2m, जो यहाँ पे ऑलरेडी का पड़ा है, यहाँ पे ये वाला 2m प्लस 1 अपॉन 2m ओमेगा नॉट स्क्वायर x स्क्वायर। x क्या है, स्थिति में अनिश्चितता, ओमेगा नॉट क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी फॉर ऑसिलेशन, दोलन के लिए प्राकृतिक आवृत्ति। तो देखो 1/2 इन सब में कॉमन आ रहा है, ये वाला 2 भी पड़ा है, यहाँ पे भी 2 पड़ा है, मैं 1/2 कॉमन ले लेती हूँ, h कट स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर m एज इट इज प्लस 1/2m ओमेगा नॉट स्क्वायर x स्क्वायर। इतना देखो सिर्फ और सिर्फ p की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट की है और सिर्फ हमारे पास एक 1/2 कॉमन आ रहा था जो मैंने कॉमन ले लिया। अपने को क्या पता है एनर्जी निकालना, हम 12th क्लास में एक मैथ्स के टॉपिक करते थे जहाँ पे हमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट निकालते थे, मान निकालते थे, तो अपने क्या करते थे उसका डिफरेंशिएशन कर देते थे विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेरिएबल में आ गई। वैसे तो हम यहाँ पे भी पुट कर सकते थे लेकिन हमारे पास 2 वेरिएबल हो जाते, एक तो p इज इक्वल्स टू mv के कारण वेलोसिटी और दूसरा x पोजीशन, तो 2 अलग अलग वेरिएबल हो तो एक इक्वेशन उसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे हमने p को x की टर्म्स में लेके आए हैं ताकि अब एक सिंगल वेरिएबल की टर्म में हमारे पास इक्वेशन आ जाए। मैक्सिमम मिनिमम एनर्जी निकालनी है हमें सरल आवर्ती दोलित्र की, तो हम क्या करेंगे dE by dx कर दोगे, क्योंकि इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ x ही एक वेरिएबल है, ये वाला x और एक यहाँ पे पड़ा x। अब मैं कर रही हूँ dE by dx फॉर मिनिमम एनर्जी। फॉर मिनिमम एनर्जी अपने को पता है dE by dx, इसकी वैल्यू क्या आएगी, d by dx 1/2 ब्रैकेट h कट स्क्वायर 4x स्क्वायर m प्लस 1/2 तो आएगा नहीं क्योंकि 1/2 तो कॉमन आ गया, m ओमेगा नॉट स्क्वायर x स्क्वायर। देखो ये वाली इक्वेशन
एज इट इज मैंने वहां पे नोट डाउन किया है। ये 1/2 यहाँ पे भी नहीं, क्योंकि 1/2 तो हम कॉमन ले चुके हैं ना, ठीक है ना। ये वाली इक्वेशन वैसे के वैसे ही है। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और मिनिमम एनर्जी के लिए इक्वल टू 0, तो यानी कि 1/2 h² अपॉन 2m 4m कांस्टेंट है, x की स्क्वायर है, यानी अगर ये ऊपर जाएगा तो d/dx x की पावर -2, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आता है -2 -1 मतलब -2 x की पावर -3 मतलब -2 अपॉन x की क्यूब। अवकलन और डिफरेंशिएशन हमें करने आते हैं तो ये वही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, इनटू माइनस का 2 अपॉन कितना आएगा x की क्यूब, 2 से सॉरी यहाँ पे 4 से ये 2 कैंसिल आउट होते हैं, प्लस m ओमेगा नॉट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का करूंगे तो 2x आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहाँ पे अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 1/2 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करवा सकती हूँ, इस 1/2 को उधर भेज दिया, तो इसमें वैल्यू कितनी आएगी -h² अपॉन 2m x की क्यूब इज प्लस 2m ओमेगा नॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। मिनिमम एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमने इसलिए लिया क्योंकि हमें क्या चाहिए, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी चाहिए, और एनर्जी निकालने के लिए हमें इस x की कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए होगी, और यहाँ से हम उसी x की वैल्यू निकालेंगे। -h², अगर देखो मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ पे -h² को उस साइड भेजूँ तो यहाँ पे आएगा 2m ओमेगा नॉट स्क्वायर x इज इक्वल्स टू h² अपॉन 2m x की क्यूब। अगर मैं x की वैल्यू चाहिए, यानी यहाँ पे मैं x की पावर 4 लिख दूँ, x की क्यूब इधर आएगा, x से मल्टीप्लाई हो तो x की पावर 4 इज इक्वल्स टू h² अपॉन 2m इंटू 2m 4m स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो x की पावर 4, x² की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर द रूट ले लूँ यानी h अपॉन 2m ओमेगा नॉट। इसको आप इक्वेशन नंबर दे लेना, जैसे कि अगर इसको हमने इक्वेशन नंबर दिया 3 तो इसको दे लेना इक्वेशन नंबर 4। नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, वहाँ पे भी हम उच्चिष्ट निम्निष्ट मैथ में इसीलिए करते थे ताकि वेरिएबल की वैल्यू आ जाए, सेम यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखो अब हमारे पास पता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, 3 के अंदर x की वैल्यू पुट करेंगे तो एनर्जी कितनी आई थी, E इज इक्वल्स टू 1/2। हमें क्या निकालनी है, सरल आवर्ती दोलित्र की ऊर्जा, ऊर्जा निकालनी है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, h² अपॉन 4m, देखो यही है h² अपॉन 4m x की स्क्वायर, है ना। x² की वैल्यू कितनी है, h अपॉन 2m ओमेगा नॉट, x² की वैल्यू रखो तो h नीचे 2m अपॉन ओमेगा नॉट ऊपर, प्लस क्या वैल्यू आगे m ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू x², तो m ओमेगा नॉट स्क्वायर एज इट इज, x² की वैल्यू कितनी है h अपॉन 2m ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट स्क्वायर ओमेगा नॉट कैंसिल, m टू m कैंसिल, यहाँ पे देखो क्या कैंसिल हो रहा है, h से h कैंसिल एक, तो 2m और 4m से यहाँ पे बच जाएगा ओनली 2, तो एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, तो जो हमारा पड़ा था h ओमेगा नॉट अपॉन 2 प्लस h ओमेगा नॉट अपॉन 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 h ओमेगा नॉट E, तो एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 h ओमेगा नॉट, जो कि सरल आवृत्ति दोलित्र की माध्य ऊर्जा को शो करता है। तो मतलब हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत के हमने 2 प्रिंसिपल किए हैं, दोनों से हमने क्या किया, पहले प्रिंसिपल से तो हमने नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रूफ किया, जो कि हम जानते हैं, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आए कि नाभिक के अंदर सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कक्षाओं के चारों ओर, वृत्ताकार कक्षाओं में चारों ओर चक्कर लगाते हैं, है ना। और देखो चक्कर लगाते हैं तो यहाँ से हमने हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत से हमने प्रूफ किया कि अगर एनर्जी उतनी आ जाए जितनी कि इलेक्ट्रॉन की बीटा उत्सर्जन से आती है उसके बराबर आएगी तो मतलब इलेक्ट्रॉन है, और अगर उससे कम या ज्यादा आएगी तो मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं है, और एनर्जी कितनी आई है, कम आएगी। आप इसको सॉल्व करके देखना ये कम ही आएगी।
सॉरी ज़्यादा ही आएगी, ज़्यादा आएगी तो मतलब इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है, जो आपके 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट 2 नंबर के लिए भी आ सकता है, या प्रूफ करने को भी बोल सकते हैं कि हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत को प्रूफ करो। अब सरल आवर्ती दोलित्र क्यों लिया? क्योंकि माना था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाने के साथ साथ वो सरल आवर्ती दोलित्र भी कर मतलब दोलन भी शो करते हैं, ऑसिलेशन भी शो करते हैं, ऑसिलेशन शो करते हैं, इसीलिए ऐसी एनर्जी ली कि जहाँ पे क्या आज ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी मिल सके। तो उसको बस आगे कुछ नहीं किया, एक्स की पी की वैल्यू हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से निकाली और उसको एनर्जी के फॉर्म में अब इसके अंदर पुट किया। अब एक्स एक वेरिएबल था, वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए हमने डी बाई डी एक्स वेरिएबल के रिस्पेक्ट विद एनर्जी का क्या किया, डिफरेंशिएशन किया, इज इक्वल टू 0 किया फॉर मिनिमा जहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए मैथ में वैसे ही करते हैं, सेम वही चीज यहाँ पे यूज किया, 0 पुट किया, डिफरेंशिएशन किया, यहाँ से x की कुछ वैल्यू आ गया, x की वैल्यू उसके अंदर पुट किया तो एनर्जी की वैल्यू जितनी आती है वो होती है h/2 ओमेगा नॉट। तो यहाँ तक हमारा हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत खत्म होता है और हमने इसका आज का मतलब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जो होती है जिसके अंदर हम श्रोडिंगर इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ये क्वांटम मैकेनिक्स का आप ऐसे समझ सकते हो वेव फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिक पे चलते हैं कि वेव फंक्शन या तरंग फलन होता क्या है, थोड़ा सा बेसिक चलेंगे, या तरंग फलन। अब देखो क्या है, देखो जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, एक बार बेसिक पे चलते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स जब हम पढ़ते हैं अपने को पता है अगर अपने पास किसी का विस्थापन आ जाए, जैसे कि कुछ भी दे दे, मूविंग कार है वो मूव कर गया, उसका विस्थापन कितना है, a cos ओमेगा t प्लस c या b sin ओमेगा t है। ठीक है, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक विस्थापन की, एक बार बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ कि तरंग फलन के बारे में पढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा बेसिक पे चलते हैं। देखो ये क्लासिकल फिजिक्स की बात कर रही हूँ, चिरसम्मत भौतिकी। देखो उसके अंदर क्या, अगर हमारे पास एक विस्थापन x की वैल्यू हमें पता चल जाए, कोई दे दे कि मान लो कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मूव करने के साथ उसके अंदर जो विस्थापन आया, डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो x इज इक्वल टू दिस हुआ। अगर हमारे पास सिर्फ यही पता तो हम इसको dx बाई dt कर लेते हैं, जो हमें पता है वेग आता है वेलोसिटी। अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव कर लूँ d²x/dt² तो वो क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा। और अपने को पता है F इज इक्वल्स टू m इंटू ए है। अगर इस ऑब्जेक्ट का मास भी निकाल ले तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स भी निकाल सकते हैं। मोशन कर रहा है मतलब P इज इक्वल्स टू m इंटू वी, जो कि m इंटू dx बाई dt है, तो ये भी निकाल सकते हैं। मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स में हमें सिर्फ और सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट और मास पता होने से हमने उसके फ्यूचर कि जो भी चीजें हो सकती है उसको हमने क्या कर लिया, डिटेक्ट कर लिया। क्या क्या निकाल लिया हमने, वेलोसिटी निकाल ली, उसकी तरफ त्वरण निकाल लिया, बल लगने वाला निकाल लिया F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। हमने उसके ऊपर क्या निकाल लिया, मोमेंटम निकाल लिया, F इज इक्वल्स टू dp बाई dt होता है। यहाँ से हम प्रेशर निकाल सकते हैं। तो मतलब सिर्फ एक छोटी सी चीज से हमने इतनी सारी चीजें निकाल ली। ठीक है, उसी तरीके से एक तरंग फलन होता है, जैसे कि मतलब हमें क्या पता चला कि हमें मास पता है और डिस्प्लेसमेंट पता है, हमने सिस्टम के बिहेवियर को बता दिया, सिस्टम्स बिहेवियर एक्सप्लेन हो गया हमारा, हो गया ना। हमें कितना कुछ सिस्टम के बारे में पता चल चुके हैं। अब हमें क्या पता चल गया, x की वैल्यू होने से हमें क्लासिकल मैकेनिक्स में क्लासिकल सिस्टम के बारे में सब कुछ पता चल गया, काफी कुछ पता चल चुका है हमें। डिस्प्लेसमेंट और मास से पता चलने से हमें वेलोसिटी पता चल गया, एक्सीलरेशन पता चल गया, फोर्स पता चल गया, मोमेंटम पता चल गया, और भी हम जितनी भी फिनोमेना इससे रिलेटेड होंगे वो सब हम पता कर सकते हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी चीज से हमने एक सिस्टम का बिहेवियर बता दिया। उसी तरीके से तरंग फलन सही होता है, जो सही क्या करता है, क्वांटम सिस्टम का, क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि तरंग फलन क्या होता है तो हम क्या बता सकते हैं, तरंग फलन एक ऐसा फंक्शन है जो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के पूरे बिहेवियर को बता सकता है। लेकिन एक चीज हमें देखनी होगी
कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम साइज से सिस्टम के बिहेवियर को बता सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कभी भी नहीं बता सकते। एग्जैक्ट और एक्यूरेट वैल्यू कभी भी क्वांटम मैकेनिक्स नहीं बताएगी। क्वांटम मैकेनिक्स कहेगी कि हाँ पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है। जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर में हम एक टॉपिक करते होते थे, आपको अगर याद हो, पार्टिकल इन 1D बॉक्स एंड पार्टिकल इन 2D बॉक्स। यहाँ पे क्या करते थे, 1D और 2D छोड़ो, आप शायद फर्स्ट ईयर में ये किया नहीं होगा। एक मिनट, जैसे कि बेसिक बता रही हूँ, आप इसी फाइनल ईयर में आगे करोगे। जैसे हमारे पास क्या होता था, एक स्टेप बना लेते थे जहाँ पे क्या होता है, कोई पोटेंशियल अप्लाई कर देते थे। पार्टिकल यहाँ पे फर्स्ट रीजन में होता था और यहाँ पे ये होता है रीजन सेकंड। यहाँ पे कोई पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, ठीक है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 होता है। ऐसे मैं आपको एक बार बेसिक बता रही हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स क्यों ऐसा करती है। तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स होती है वो तो डायरेक्टली कह सकती है कि अगर इसकी एनर्जी अप्लाइड पोटेंशियल की कंपैरिजन में कम है, एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज लेस देन दिस अप्लाइड पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन कभी भी, पार्टिकल कभी भी इस बाउंड्री को क्रॉस ही नहीं करेगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रीजन में नहीं रहेगा, फर्स्ट में ही रहेगा, सेकंड को कभी जाएगा नहीं। लेकिन जो क्वांटम मैकेनिक्स आती है ना, क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि ऐसा गलत है। क्वांटम मैकेनिक्स में जब आप इस टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर इस स्टेप के इस साइड यानी कि फर्स्ट रीजन में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी बन सकती है कि इलेक्ट्रॉन इस बैरियर को, इस पोटेंशियल को क्रॉस करके सेकंड रीजन में आ सकता है। और कैसे आ सकता है ये आप जब इस टॉपिक को पढ़ोगे ना, पोटेंशियल, स्टेप पोटेंशियल या विभव सीढ़ी, उस टाइम आपको पता चलेगा कि जो रिजल्ट आएंगे वो बताएंगे कि हाँ क्वांटम मैकेनिक्स ने सही कहा है कि अगर किसी केस में इसकी एनर्जी इससे कम है ना तब भी इसको क्रॉस कर सकता है, और एनर्जी ज्यादा है तब तो वो क्रॉस करेगा। तो ये एक बार आपको बिल्कुल थोड़ी सी बात बताई है, शायद आपको अभी पता भी ना चले। जब आप ये टॉपिक करोगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि ऐसा क्यों मैंने बोला। तो एक बार वापस उसी पॉइंट पे चलते हैं कि तरंग फलन हमें पता चल गया कि जो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के बिहेवियर को बताया, लेकिन कैसे एग्जैक्ट बिहेवियर को नहीं। क्वांटम मैकेनिक्स प्रायिकता की बात करती है, पॉसिबिलिटी की बात करती है। क्वांटम मैकेनिक्स कभी नहीं कहेगी कि एग्जैक्ट पोजीशन ये है। क्यों नहीं कहती हमने हाइजे, हम क्वांटम मैकेनिक्स के टॉपिक अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, क्वांटम इफेक्ट पढ़ा, डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ी हमने पढ़ा है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, हमने ये सब क्वांटम मैकेनिक्स के टॉपिक पढ़े हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स में जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसने हमें क्या बताया है, क्या ये बता रहा था कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की स्थिति और संवेग को एक साथ एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकते हैं। उसने तो कहा कि कुछ ना कुछ डिटेक्शन, एक तरीके से डिफेक्ट आएगा ही आएगा, कुछ ना कुछ एक्यूरेसी तो हमें नहीं मिलेगी। तो वही ये क्वांटम मैकेनिक्स का क्यों आया, क्योंकि एक मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव होगी जिस वेव को बोलते हैं मैटर वेव। इसी मैटर वेव की एग्जिस्टेंस के कारण ही क्वांटम मैकेनिक्स कभी भी एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं देती, उसके हिसाब से हर एक चीज पॉसिबिलिटी में होती है। तो तरंग फलन भी एक ऐसी चीज है जो अपने को क्या बताएगा कि हाँ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के बिहेवियर को तो बता सकता है, लेकिन एग्जैक्ट बिहेवियर नहीं बताएगा। वो कभी नहीं कहेगा कि इस क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड आएगा, कभी भी नहीं ऐसा होता। वो एक रेंज दे देते हैं कि हाँ 5 से 10 मीटर पर सेकंड के बीच में है। कभी भी ये पोजीशन को एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि यहीं पे पड़ा है, नहीं बता सकते। वो एक रेंज दे देते हैं कि हाँ ऐसे होता है। जैसे कि आपने पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स सेकंड ईयर में पढ़ा था, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो पार्टिकल होता है वो इस मतलब ये अप्लाइड इंफिनिटी पोटेंशियल होते हैं, इसके ऊपर, इनके ऊपर जैसे आते हैं यहाँ से स्ट्राइक करता है और दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है। तो आपने जब ये टॉपिक किया था सेकंड ईयर का टॉपिक तो आपको याद है, तो क्या वेव फंक्शन साइन ने बताया था क्या कि पार्टिकल बॉक्स में x इज इक्वल टू दिस हाइट पे पड़ा है? नहीं बताया था। क्यों? क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, हम एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ पार्टिकल या क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में पार्टिकल्स की एग्जैक्ट लोकेशन ही बता सकते, पॉसिबिलिटी को बता सकते। तो तरंग फलन साई क्या है, जो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के बिहेवियर को शो करे। सेम वैसे जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में हमें सिर्फ एक विस्थापन की वैल्यू पता होने से हमने सिस्टम की कितनी सारी प्रॉपर्टीज बता दी है ना। अब तरंग फलन आएगा कैसे, और तरंग फलन इस साई को सॉल्व करने के लिए श्रोडिंगर ने कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन दी थी कि मतलब क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के बारे में पढ़ने के लिए। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में हम बाकी इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक तरंग फलन मैंने बताया कि क्या होता है, कि जो एक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को एक्सप्लेन कर सके। थैंक यू।